डिस्कशन इज द सेलुलर रेस्पिरेशन। कितने फेजेस हैं इसके? 4 फेजेस हैं। नंबर 1 कौन सा है? ग्लाइकोलिसिस। कहां पे हो रहा है? साइटोप्लाज्म के अंदर। दूसरा कौन सा फेज है? क्रेब्स साइकिल। कहां पे हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और तीसरा कौन सा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कहां में हो रही है? क्रिस्टे। बात समझ आ गई आपको? लोकेशन एक तो सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन। फोटोसिंथेसिस का भी जब शुरू किया था, पहला एमसीक्यू क्या करवाया था आपको? लोकेशन। आपसे मैं पूछूं केल्विन साइकिल कहां पे हो रहा है? स्ट्रोमा में। अगर मैं आपसे पूछूं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहां पे हो रहा है? थैलाकोइड मेम्ब्रेन। अब लोकेशन क्लियर है, ये भी लोकेशन की गेम। ग्लाइकोलिसिस कहां पे हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। क्रेब्स साइकिल कहां पे हो रहा है? मैट्रिक्स पे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां पे हो रही है? क्रिस्टे। क्रिस्टे क्या है बेसिकली? व्हाट इज क्रिस्टे? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, लिपोप्रोटीन की बनी हुई है, सेम वही चीज है। अब जरा गौर से देखना इधर, रेस्पिरेशन का बेसिक। साइटोप्लाज्म, ग्लाइकोलिसिस हैपेंस हियर, और ये नीचे क्या बन गया? माइटोकॉन्ड्रिया। रेस्पिरेशन हैपेंस इन दिस ऑर्गेनेली। कार्बो आपने कोई खाया, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट ली, ये डाइट आ गई, उससे ग्लूकोज, हमारी गट ने क्या किया? डाइजेस्टिव सिस्टम ने उस कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट किया ग्लूकोज में। ग्लूकोज ब्लड में भेजी उस आई सेल के अंदर, और ग्लाइकोलिसिस के अंदर से गुजरी। क्या लिखा हुआ है एक येलो बॉक्स में जो भी अपेयर हुआ है? इन साइटोप्लाज्म नो ऑक्सीजन। इट इज द ओनली स्टेप इन दिस होल प्रोसेस व्हिच डज नॉट रिक्वायर एनी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट होता है। उसकी रीजन मैं आपको बताता हूं आगे जाके क्यों होता है। इसका एंड प्रोडक्ट क्या निकला हमारे पास? 2 एटीपी हमें मिले, और क्या निकला? पायरोविक एसिड, पायरोवेट। बात समझ आ रही है? पायरोवेट किसके अंदर आ गया हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया। यहां पे किसमें कन्वर्ट होगा? एसिटाइल कोएंजाइम। बेसिकली ना, ये दूसरा स्टेप ये है ग्लाइकोलिसिस के बाद, इसको कहते हैं पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन। ये दूसरा स्टेप ये होता है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छा, इसकी लोकेशन माइटोकॉन्ड्रिया में कहां होगी? आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान। कहां पे? आउटर। आउटर में तो एंटर हो गया ना अंदर। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान, यहां पे लोकेशन होगी। एसिटाइल कोएंजाइम में बन के कहां चला गया? क्रेब्स साइकिल में, मैट्रिक्स के अंदर। ये काम कहां पे हो रहा है? मैट्रिक्स के अंदर। क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीजन एंटर्स हियर। कहां पे आती है ऑक्सीजन बाय द वे? कहां है? कौन से स्टेप में? मेरी बात सुनो, आसान समझाता हूं। ऑक्सीजन नहीं आ रही सेल के अंदर, उसके बिल्कुल पीछे क्या है? पढ़ो। उसके बिल्कुल पीछे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या है? कौन सा कॉम्प्लेक्स है? A3, फिर कोएंजाइम क्यू, सारे इकट्ठे होने शुरू हो गए। होने शुरू हो गए, ठीक है ना? होने शुरू हो गए इकट्ठे, क्योंकि आगे बात नहीं जा रही है। उससे भी पीछे आ जाओ, NADH यूज करना, उससे क्रेब्स साइकिल में आ जाओ। क्रेब्स साइकिल स्टॉप होना शुरू हो जाएगा। बेटे रिवर्सिबल एंजाइम है। क्रेब्स साइकिल क्या होना शुरू हो जाएगा? स्टॉप। स्टॉप होते होते कहां तक बात पहुंच जाएगी? पायरोविक एसिड। इससे पीछे क्यों नहीं जाती बात? रुकती क्यों नहीं है? क्योंकि पीछे से ग्लूकोज आता जा रहा है, और ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता जा रहा है? पायरोवेट। तो इकट्ठा कौन होता है? पायरोवेट। आप क्या बोलते हो? जब एनारोबिक कंडीशन होती है तो क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। किससे बनता है? अब बात समझ आई? वो प्रोसेस एनारोबिक में स्टॉप होता 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 कहां तक पहुंच जाता है? पायरोवेट के लेवल तक पहुंच जाता है। और पायरोवेट वो है जहां से रास्ता बदल जाता है, क्योंकि पायरोवेट तो बढ़ता ही जा रहा है, ऊपर से ग्लूकोज बनाती जा रही है, नीचे से वैसे इकट्ठा होता जा रहा है। अब आगे क्या बनेगा? वो फिर लैक्टिक एसिड का रूट लेना शुरू कर देगा। क्रेब्स साइकिल का कोई भी इंटरमीडिएट लैक्टिक एसिड नहीं बनाता। बात समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि पीछे को इकट्ठे होते जा रहे, पीछे को इकट्ठे होते जा रहे। अब ये बात आइंदा से याद रखना कि वाई क्रेब्स साइकिल, वाई पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन, एंड वाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज ऑक्सीजन डिपेंडेंट, डिस्पाइट दैट ऑक्सीजन इज बीइंग यूज्ड ओनली एट द लास्ट स्टेप। बात समझ आ गई ना आपको? और ग्लाइकोलिसिस वो तो पायरोवेट में कन्वर्ट होता रहेगा, वो तो कंटिन्यूस कन्वर्ट हो रहा है, उसमें चलता जा रहा है, चलता है, तो पायरोवेट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। पायरोवेट फिर अपना रास्ता बदल लेता है। पायरोवेट कहता है मैं क्यों इकट्ठा हूं, फिर मैं भी दूसरी तरफ निकल जाता हूं। वो लैक्टिक एसिड बनाना शुरू कर देता है। अब आपको बात समझ आई? इसको आगे लेके चलते हैं। इधर देखो, इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूं। CO2 रिलीज हो जाती है, ये आपको पता ही है। अब ये ना मैंने हैंडमेड बनाया हुआ है, हैंडमेड। जरा इधर देखना, बोर्ड पे फोकस चाहिए मुझे आप लोगों का। सिंपल डायग्राम, कॉन्सेप्चुअल। ग्लूकोज आया, कितने कार्बन कंपाउंड है? ब्रैकेट में लिखा है 6 कार्बन। किसमें कन्वर्ट हुआ? पायरोवेट। कितने कार्बन कंपाउंड है? 3 कार्बन। जब ग्लूकोज से पायरोवेट बना, स्टेप को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। इसमें मिला क्या क्या? 2 NADH, 4 ATP, ठीक, और 2 ATP इसमें यूज भी हो गए। इतना याद रखो अभी।
2 NADH 4 ATP मिले और 2 क्या हो गए यूज। चलो छोड़ो इसको, आगे पायरोवेट, लेकिन आगे क्या आ गया ऑक्सीजन। अगर तो ऑक्सीजन अवेलेबल है तो फिर तो बनाएगा एसिटाइल कोएंजाइम में। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या फर्मेंटेशन होगी, या तो वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अगर एनिमल्स हैं, और एनिमल्स के अलावा यीस्ट और प्लांट है तो उनमें क्या होगा अल्कोहल और CO2। इसका सवाल भी लास्ट ईयर आया हुआ है कि प्लांट क्या बनाते हैं और क्या यीस्ट क्या बनाता है, वो क्या बनाता है अल्कोहल बनाता है, हम लोग क्या बनाते हैं लैक्टिक। अच्छा अगर ऑक्सीजन है और एसिटाइल कोएंजाइम में बना, गौर से देखना है पायरोवेट कितने कार्बन कंपाउंड है, ये बने कितने थे, क्यों 2 क्यों बने, ग्लूकोज तो 1 था, क्योंकि ग्लूकोज 6 कार्बन था, पायरोवेट 3 कार्बन है, तो कितने बनेंगे 2। एक बात समझ लो, इसका मतलब है ग्लाइकोलिसिस के अंदर कोई कार्बन रिलीज नहीं हुआ। ग्लाइकोलिसिस के अंदर CO2 रिलीज नहीं होती, एक भी CO2 रिलीज होता तो ये 6 से 5 हो जाना था, लेकिन ये नंबर अभी भी 6 ही है। A 1 molecule of 6 carbon compound now has converted into 2 molecule of a 3 carbon compound. क्लियर। तो 2 पायरोवेट से एसिटाइल भी कितने बने 2 ही बने, लेकिन एसिटाइल कितने कार्बन कंपाउंड है 2 कार्बन। अब मैं अगली बात बोल रहा हूं, 2 molecule of 6 carbon compound have now converted into 2 molecule of 2 carbon, 2 molecule of 2 molecule of 3 carbon compound have now converted into 2 molecule of 2 carbon compound। 2 कार्बन कहां गए, 2 CO2 निकल गए। अच्छा फिर दोबारा ग्लाइकोलिसिस की तरह में क्या मिले 2 NADH, ग्लाइकोलिसिस में भी 2 NADH, इसमें भी 2 NADH, इंपॉर्टेंट और कुछ पंगा नहीं है यहां पे। एसिटाइल कोएंजाइम में किस में एंटर हो गया क्रेब्स साइकिल में। अब आसान तरीका समझो, अब 4 कार्बन कंपाउंड combines with the 2 carbon compound to form the 6 carbon compound। सिंपल मैथ्स है, 4 + 2 6 होता है, ये तो हमें क्लियर है ना, ये मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये हमें क्लियर है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे बायो वालों के कुछ ना कुछ बताना पड़ता है। लिख के कर लें 4 + 2 या चलो ऐसे हो जाएगा 6 कार्बन। अच्छा इसमें ये क्रेब्स साइकिल शुरू हो गया, क्रेब्स साइकिल में 6 कार्बन पहले बनता है, वो कन्वर्ट हो रहा है का 5 कार्बन में, और वो किस में हो रहा है 4 में, और 4 दोबारा 2 को ले रहा है, चल रहा है साइकिल। इसका मतलब है जब 6 से 5 बना तो CO2 निकला, 5 से 4 बना तो CO2 निकला। लेकिन कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसके 2, बात समझ आ रही। तो इसका मतलब है इंटू 2 करना पड़ेगा सब, क्या करना पड़ेगा इंटू 2, कि 2 ऐसी अब गौर से मेरी बात सुननी है क्योंकि ये ना नंबर गेम है, ये इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल 2 4 कार्बन कंपाउंड के साथ मिले, उससे 2 6 कार्बन कंपाउंड बने, वो 2 5 कार्बन में कन्वर्ट हुए और वो दोबारा 2 4 कार्बन में कन्वर्ट हुए। इसका मतलब है पहले स्टेप में 2 CO2, यहां पे भी कितनी निकली 2 CO2। कितनी CO2 निकल गई हैं 2 + 2 + 2, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड था, 6 के 6 कार्बन हमने निकाल दिए, और ये वही कार्बन डाइऑक्साइड है जो दोबारा केल्विन साइकिल में आएगी, दोबारा वहां पे कार्बन फिक्स होंगे, यहां निकले आगे, वहां कार्बन फिक्सेशन थी, यहां पे कार्बन रिलीज है। तो एक बात तो समझ लो, इसका मतलब है कार्बन से तो एनर्जी नहीं हमने ली, कार्बन को तो हमने निकाल दिया, एक भी कार्बन को हमने अपने एटीपी में यूज नहीं कर रहे। तो क्या दरमियान में क्या बन रहा है, एक ऊपर एटीपी बने और NADH, यहां पे भी NADH, और यहां भी दरमियान में NADH, ATPs, FADH, NADH। तो एनर्जी किस फॉर्म में मिल रही है 2 फॉर्म्स में। अब अगली बात मेरी गौर से सुननी है, कॉन्सेप्ट है सारा, बच्चों मुझे मेरे साथ साथ रहो प्लीज। एनर्जी 2 फॉर्म में मिल रही है हमें सेलुलर रेस्पिरेशन में, मैं उसको बायोलॉजी के टर्म में बोलता हूं, एक कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन और एक कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन मींस फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। मैं क्या कह रहा हूं, 2 किस्म के तरीके से, 2 तरीके से मिला है, एक कैसे मिला है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, एक कैसे मिला है ऑक्सीडेटिव। समझो आसान करने लगा हूं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब यह है कि एटीपी की फॉर्म में मिल गया, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब यह है कि एटीपी या तो NADH की फॉर्म में मिला है या FADH की फॉर्म में मिला है।
ये अब्सॉर्ब कर लिया इस चीज को, अब आपने मुझे आंसर करना है इस चीज का अगला। सुनो, ग्लाइकोलिसिस में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुई है या ऑक्सीडेटिव, या दोनों? दोनों। सर लिखा हुआ है 4 एटीपीज भी बन रहे हैं और 2 एनएडीएच भी बन रहे हैं, तो इसका मतलब है दोनों हुई हैं पायरोबिक एसिड ऑक्सीडेशन में। ओनली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, सिर्फ क्या मिला है? एनएडीएच, एटीपी तो कोई भी नहीं निकला। निकल जाएगा लेकिन यहां पे हम ऑक्सीडेटिव ही बोले। अगली बात, क्रेब साइकिल में दोनों ऑक्सीडेटिव भी और सबस्ट्रेट लेवल। सबस्ट्रेट लेवल में कितने एटीपी मिले हैं? 2 एटीपी। 2 बेटे यहां पे हम ले रहे हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए, ये गौर से सुनना है। एक ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ 2 पायरोवेट में, 2 पायरोवेट कन्वर्ट हुए 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए में, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए, हर 2-2 की चीजों के साथ मिले और सब इंटू 2 ऐसे। In for one glucose molecule, how many ATPs we receive via substrate level phosphorylation during Krebs cycle 2? 2 बनते हैं। NADH कितने बना ले सारे NADH? 2 ये, 4 ये। कितने NADH मिल गए? सिर्फ Krebs साइकिल की बात हो रही, 6। FADH कितने मिले? 2। अब जरा इधर लिखवा दो मुझे, 1 मिनट, इधर देखो बोर्ड पे फोकस। मैं G से लिख रहा हूं ग्लाइकोलिसिस, 2 बना लेते हैं आगे, सबस्ट्रेट लेवल, ऑक्सीडेटिव लेवल। ठीक हो गया, दोनों बना लेते हैं, आपने लिखवाने हैं। सबस्ट्रेट लेवल पे टोटल कितने एटीपीज हमें मिले? 4, लेकिन 2 तो यूज हो गए हैं, तो नेट कितने मिले? 2। क्लियर? ऑक्सीडेटिव कितने एनएडीएच मिल रहे हैं? ग्लाइकोलिसिस देख के बोलो बेटे। 2 एनएडीएच लिख देता हूं यहां पे, चलो। क्लियर? मैं आगे लिख रहा हूं पायरोबिक एसिड ऑक्सीडेशन, एब्रिविएशन यूज कर रहा हूं आसानी टाइम बचाने के लिए। सबस्ट्रेट लेवल में एटीपी, ऑक्सीडेटिव 2 NADH। ओके। क्रेब साइकिल, सबस्ट्रेट लेवल, कोई रीयूज तो नहीं हो रहा है इसकी तरह? नहीं। ऑक्सीडेटिव 6 NADH 2 FADH। फॉलो करो मुझे साथ साथ, कोई मुश्किल गेम नहीं है इसमें, आपको सब समझ आ जाएगा। क्लियर? ये सब फॉर्मूला किसके लिए लिखा है? फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। किसके लिए? मैं ग्लूकोज को फोकस कर रहा हूं सिर्फ, मैं दरमियान में कहीं पे भी नहीं हूं। अब जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अगली कैलकुलेशन, एक NADH से कितने एटीपी बन सकते हैं? 3। एक FADH से कितने एटीपी बन सकते हैं? 2। एक NADH से कितने एटीपी मिलते हैं? एक FADH से 2। कहां पे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। आपको पता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को डिफाइन कैसे करते हैं और सबस्ट्रेट लेवल को कैसे करते हैं? सबस्ट्रेट लेवल का मतलब है जो प्रोसेस है वहीं पे मिल रहा है। ऑक्सीडेटिव को क्या कहते हैं? यहां नहीं मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके मिलेंगे। ये बात अभी एक बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट बनने लगा है यहां पे। NADH कहां कहां बना? ग्लाइकोलिसिस में बना, पायरोबिक एसिड ऑक्सीडेशन में बना, क्रेब्स साइकिल में बना, सारे मिलके कहां पहुंचेंगे? क्रिस्टे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। वो चीज रखता है कि जो इनकी एनर्जी को निकालेगा और इनमें से क्या बनाएगा? एटीपी। अगर आपको आ जाए ना 1 NADH से 3 एटीपी कहां बनते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। 1 FADH से 2 एटीपी कहां बनते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब जरा इधर फोकस, वापस आ जाओ, वापस। अब जरा एटीपी कैलकुलेट कर लें, कितने एटीपी बने? 2 NADH, एटीपी कितने? 6। कितने एटीपी बने? 6 बने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, लेकिन हम यह कैलकुलेट कर रहे हैं 6 से कितने बने? 18। 2 से कितने बने? 4। 4, 18, 6, 6, 2, 2। ये मैंने वो सर्कल कर दिए जो हमें मिलेंगे। सही सर्कल की नहीं, अभी टोटल नहीं करना, टोटल नहीं करना, टोटल रुक जाओ अभी। मुझे पता मैथ्स बहुत अच्छी है आपकी माशाल्लाह। रुक जाओ, रोक लो अपने आप को, मैं आपको अगली कोई बात बतानी। यहां पे एक प्रॉब्लम आ रही है, एक लाइन आपकी बुक में लिखी नहीं, लेकिन उसको समझ लेना।
सेल मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू NADH। क्या बोल रहा हूं? सेल मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल। NADH क्या है? न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ ना। NAD स्टैंड फॉर nicotinamide adenine dinucleotide. Nucleotide is lipid insoluble and lipid insoluble cannot cross cell membrane. We already know that, isn't it? तो NADH cannot cross the cell membrane. मैं बात में क्यों बोल रहा हूं? एक मिनट इधर देखना जरा। कहां हो रहा है? साइटोप्लाज्म। कहां हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। कहां हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। पहुंचाने का है NADH FADH पहुंचाने का है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां हो रही है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। अब मुझे बताओ जरा इधर देख के, इनको कोई बैरियर आएगा यहां पहुंचने में? इनको कोई बैरियर नहीं है, ये तो वहीं हो रहे, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे ना, मैट्रिक्स के अंदर, साथ ही चले जाएंगे मेम्ब्रेन पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको कोई प्रॉब्लम होने वाली है? कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये प्रोसेस भी कहां हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में, साथ पहुंच जाएंगे। ये जो है ये हो रहा है साइटोप्लाज्म। अब इसको पहुंचना है इनर माइटोकॉन्ड्रिया। रास्ते में कौन सी मेम्ब्रेन पड़ रही है? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और अभी मैंने क्या बोला? NADH कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब सुनो अगली बात। अगर आप बायोकेमिस्ट्री मुझसे पढ़ रहे होते ना फर्स्ट ईयर MBBS में, तो वहां मैं आपको ये बताता कि इस NADH को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक पहुंचने के लिए यहां पे दो शटल सर्विस चलती हैं। क्या चलती हैं? बस सर्विस। बस सर्विस समझते हो ना? शटल सर्विस भी कहते हैं उसको। दो बसेस चलती हैं जिनका काम क्या होता है? NADH को कहां लेके जाना? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब मैं आपको आसान बताता हूं। मैं आपको एक ही बस बताऊंगा उसमें से, और बस की डिटेल भी नहीं बताऊंगा, बस इतना कॉन्सेप्ट समझ लो। उनमें से एक बस ऐसी है, जब वो NADH को यहां लेके जाती है ना, तो वो हर NADH से किराया लेती है 1 ATP का। क्या रेंट लेती है उससे? एक NADH कितने ATP बना रहा है? 3। लेकिन जब ये वाले NADH पहुंचेंगे ग्लाइकोलिसिस वाले ATC तक, तो इनके 3 की बजाय कितने रह जाएंगे? 2। एक NADH के कितने रह जाएंगे? 2। अब इधर आओ, वापस आओ। ग्लाइकोलिसिस के कितने NADH ने पहुंचना है ATC तक? कितनों ने पहुंचना है? 2। तो दोनों अपना एक एक ATP जाया कर देंगे। तो पहले तो 6 देने चाहिए थे इनको, लेकिन अब वहां पहुंच के कितने देंगे? अब मैं ये सर्कल मिटा रहा हूं, उसको रहने दे रहा हूं। तो बेसिकली आसान कर लें MD कैट के लिए, पंगा है ग्लाइकोलिसिस का। आगे तो थ्योरी बिल्कुल क्लियर है। सबस्ट्रेट लेवल पे भी पंगा है, ऑक्सीडेटिव में भी फटा है। सबस्ट्रेट लेवल पे क्या है? 4 बनाए, 2 रीयूज कर लिए, तो नेट तो 2 ही मिले। ऑक्सीडेटिव पे क्या मसला है? देने थे 6, लेकिन 2 अंदर जाने की किराया दे दिया, तो अंदर भी कितने पहुंचे? 4। अब जमा करते हैं कि नेट कितने बनेंगे। नेट 2 + 4, 6 + 6, 12 + 4, 16 + 2, 18 + 18। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जो नेट ATP, नेट बोल रहा हूं वर्ड, टोटल नहीं बोल रहा, यह भी सुन लेना। नेट का मतलब होता है यूज करने के बाद बताओ। मैं आपसे कहूं यार बताओ नेट कितने पैसे हैं आपके पास? एक बंदे की तनख्वाह आती है 1 लाख रुपए। मैं कहूं यार नेट कितने हैं? वे कह जी 25,000 रुपए बिल निकल जाता है, 30,000 रुपए स्कूल की फीस है, फलाना बन जाता है, बल्कि माइनस में चला गया, एंड पे 5 रुपए बचते हैं। तो उसका जो नेट होगा वो कितना होगा? वो 5 रुपए नेट नेट। अच्छा वैसे टोटल ATP कितने बनने चाहिए थे? 40। 4 माइनस कहां पे हुए हैं? ग्लाइकोलिसिस। 2 सबस्ट्रेट लेवल पे, 2 ऑक्सीडेटिव लेवल। अब यहीं पे एक चेंज और है। अगर मैं प्रोकैरियोट की बात करूं तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, सीधा मीजोजोम होता है। अगली बात सुनो, मीजोजोम डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के सामने पड़ा हुआ है। तो जो बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट हैं, उनके NADH को कोई मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं करनी पड़ती, तो उसमें 4 नहीं होंगे, उसमें कितने होंगे? 6। तो ये कितने बन जाएंगे? बैक्टीरिया में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से नेट ATP 38, और यूकैरियोट में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से नेट ATP 36 नेट।
इधर देखो, अब इंट्रोडक्शन हो गया, ये आपको पता ही है कि इसमें क्या चल रहा है। टाइप सेलुलर की हम डिस्कस कर चुके, अभी मैंने आपको बताया एरोबिक एंड एनारोबिक, और ये कौन डिसाइड करता है? पायरोवेट। मैंने रीजन बता दी, पीछे पाइलअप होते होते पायरोवेट में गेम पहुंचती है। अब देखो 3 रूट बने हुए हैं, ये वाला रूट कब आता है? लैक्टिक वाला। जब एनारोबिक हो, एनिमल्स हो, ये रूट कब आता है? क्रेब्स साइकिल वाला। एरोबिक हो, एनिमल्स हो, ये रूट कब आता है? प्लांट एंड यीस्ट में। एनारोबिक प्लांट, तो 3 कंडीशन हो गई, एरोबिक क्रेब साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एनारोबिक एनिमल्स लैक्टिक एसिड, एनारोबिक प्लांट यीस्ट। बताओ, इथानोल, अल्कोहल। चलो एमसीक्यू बताओ। CO2 इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग, वापस जाओ, जब अल्कोहल फर्मेंटेशन होती है तो वहां पे भी क्या प्रोड्यूस होती है? CO2। अब जरा एमसीक्यू पढ़ो, अब बताओ CO2 कब प्रोड्यूस हुई? एसिटाइल कोएंजाइम में बनने के दौरान भी और अल्कोहल फर्मेंटेशन में भी। स्टेजेस हमने कर ली, ये 4 हैं। ग्लाइकोलिसिस, ये इसके 10 स्टेप्स हैं। अच्छा हाँ, मैं यहाँ पे ये मैंने डायग्राम इसलिए दिखाई, आपकी बुकिश है, पता क्या याद करना है? एक चीज और याद करनी है, 10 स्टेप के एंजाइम अभी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये जो बनी हुई है ना चीजें जो निकल रही हैं, ये एरोस के साथ आ रही हैं, वो इंपॉर्टेंट है। एटीपी एनएडीएच के अलावा वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और क्या क्या वैसे डिस्कस करते हैं? ये देखो, नंबर 6 स्टेप पे क्या ऐड हो रहा है? फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और इसके अलावा वाटर रिलीज हो रहा है स्टेप नंबर 9 से। ये जरा एटिपिकल बातें हैं थोड़ी सी, इसका इतना जिक्र नहीं होता है, लेकिन ये भी आपने साथ साथ पकड़नी। और बाकी एटीपी बन कहां पे रहे हैं? स्टेप नंबर 7 एंड स्टेप नंबर 10 पे। ये 2 क्यों हो गए हैं? वो एक से एक आ रहा था, ये 2 क्यों हो गए? ये जो स्टेप नंबर 4 है ना, इस पे जाके एक 6 कार्बन से 2 3 कार्बन बन जाए, और यहां से आगे 2 ही रहेगा सारा। ये सारा रास्ता एंड तक क्रेब्स साइकिल तक 2 का ही चलेगा। 2 मॉलिक्यूल कौन से हैं? वो वाले मोनोसेकेराइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कीटो वाला, और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट एल्डो वाला। इसलिए हर चीज 2 है। एनएडीएच कौन से स्टेप पे बन रहे हैं? स्टेप नंबर 6। और आपको याद होना चाहिए 6 में सबस्ट्रेट कौन है, प्रोडक्ट कौन, आपको ये आएगा। आपको ऐसे लिखा होगा, वाटर इज रिलीज्ड व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्टेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेप तो हमें पता है कि 9 है, लेकिन उसका सबस्ट्रेट कौन है, उसका प्रोडक्ट कौन है, ये आपने याद करना है, ये प्री रेक्विजिट। बताओ, देखा ना? अब हमें अगर सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट नहीं याद है तो हम इसका आंसर नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अब स्टेप भी याद है, उसके बाद सबस्ट्रेट प्रोडक्ट भी याद करना है। ये बताओ, ये प्रिपरेटरी फेज क्या होता है? पहले में तो एटीपी प्रोड्यूस नहीं, फर्स्ट हाफ ऑफ ग्लाइकोलिसिस प्रिपरेटरी, लास्ट हाफ इज ऑक्सीडेटिव। तो पहले में प्रोड्यूस नहीं होते, पहले 4-5 स्टेप्स में। ये बताओ, स्टेटमेंट गौर से पढ़ना प्लीज। बाय आ G3P मॉलिक्यूल, आ G3P मॉलिक्यूल 2। एक G3P से तो 2 होंगे ना, अगर दोनों मिला लें तो पूरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कर ले, फिर कितने बन जाएंगे? 4। नंबर ऑफ एटीपी, अच्छा नेट नहीं लिखा, टोटल नहीं लिखा, हम क्या समझे? टोटल समझना है हमने। अगर वर्ड नहीं लिखा तो क्या समझना है? टोटल समझना है। टोटल 4 हो रहे हैं उसमें, उससे G3P से 2। पायरोविक एसिड ऑक्सीजन आपको क्लियर हो गया? जब एक पायरोवेट एक एसिटाइल में कन्वर्ट होता है तो एक CO2 एक NADH निकलता है, लेकिन हमें पता है कितने पायरोवेट कितने में हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं, तो 2 CO2 एंड 2 NADH। क्रेब्स साइकिल की बात हो गई, मैंने आपको बता दिया इसमें 6 कार्बन 5 कार्बन में 5 कार्बन कंपाउंड का नाम क्या है? द ओनली 5 कार्बन कंपाउंड इन क्रेब्स साइकिल, अल्फा कीटो ग्लूटरेट। इससे पीछे वाले दोनों 6 कार्बन है, सिट्रेट आइसोसिट्रेट। इससे आगे वाले सारे 4 कार्बन है, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट, ऑक्सैलोएसिटेट, सारे 4 कार्बन। अब ये आपने याद रखना है कि किस स्टेप पे हमें एटीपी मिला है, किस स्टेप पे NADH मिला है, किस स्टेप पे FADH मिला है। ये सक्सिनेट से फ्यूमरेट कहीं डिस्कस हुआ है पहले? स्टेप एंजाइम में कहीं डिस्कस हुआ है? एंजाइम इनहिबिटर में कहीं डिस्कस हुआ है? बता ही दिया मैंने सारा कुछ। मेलोनिक एसिड नहीं लगाया था हमने कि सक्सिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है, ये बिल्कुल वही वाला स्टेप है। और रेस्पिरेटरी चेन आपको पता ही है, रेस्पिरेटरी चेन का क्या प्रोसेस होता है। इधर देखो, लो एनर्जी टू हाई एनर्जी, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी हम फोटोसिंथेसिस की पढ़ के हटे हैं।
उसमें भी यही था ना रेस्पिरेटरी चेन। इसमें रेस्पिरेटरी चेन के कंपोनेंट बोलो जो सर्कल हुए हैं। कोएंजाइम क्यू, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3 और फाइनली आगे जाके ऑक्सीजन जो कि वाटर बना देता है। ऑक्सीजन यूज होता है। आखिरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? ऑक्सीजन, पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अच्छा, अब गौर से देखो, कोएंजाइम क्यू को कौन दे रहा है इलेक्ट्रॉन? NADH, यही जो बने हैं, जो ग्लाइकोलिसिस में बने हैं, जो पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में बने हैं, जो क्रेब्स साइकिल में बने हैं। FADH किधर गया? अब वो कहते वो आगे, और वो आगे नहीं, यहां पे मुझे बताओ वो आगे, वो भी कोएंजाइम क्यू को दे रहा है। एग्जैक्टली लेकिन एक फर्क आ गया बहुत बड़ा, जरा गौर से देखो। जब NADH कोएंजाइम क्यू को देता है तो एक ATP बना रहा है, पहला ATP। दूसरा ATP कब बन रहा है? जब साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम सी। तीसरा ATP कब बन रहा है? जब साइटोक्रोम A3 से ऑक्सीजन। तो FADH कौन से वाला ATP मिस कर रहा है? पहले वाला। इसीलिए क्या बोलते हैं, एक FADH से कितने ATP मिले? 2। एक NADH से कितने ATP मिले? 3। ये है रीजन, 2 और 3 वाले। बताओ फिर। दोबारा देख लो, FADH से पहला ATP कब मिला? ऐसे होगा आंसर। एक मिनट, NADH कोएंजाइम क्यू, NADH कोएंजाइम क्यू को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, अगले को क्या कर रहा है? रिड्यूस। तो आसान क्या हो गया, अगर किसी का भी आए तो रिड्यूस्ड बाय प्रीवियस, ऑक्सीडाइज बाय द नेक्स्ट। सही हो रही है, साइंस बन रही है कि नहीं? रिड्यूस्ड बाय द प्रीवियस, पिछले वाले ने इलेक्ट्रॉन मारे ना मुंह के ऊपर, रिड्यूस कर दिया, तो रिड्यूस बाय द प्रीवियस, ऑक्सीडाइज बाय द नेक्स्ट। अब इसका आंसर क्या बनेगा? अब समरी टेबल ये लो जी, जो हमने समरी टेबल ऑलरेडी बना चुके हैं। ग्लाइकोलिसिस, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल, टोटल, सबस्ट्रेट लेवल, ऑक्सीडेटिव। साथ साथ रहो मेरे, 4 बने, 2 यूज हो गए, तो नेट कितने बने? 2। सबस्ट्रेट लेवल पे, ऑक्सीडेटिव पे 2 NADH से मिलने तो 6 चाहिए थे, लेकिन 2 ट्रांसफर होने में शटल में किराया लग गया। नीचे थ्योरी सेम है, पायरुवेट में सबस्ट्रेट लेवल 0, यहां पे 2 NADH 6। क्रेब्स, ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात हो रही है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल की। क्रेब्स साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल 2, 6 NADH 18, 2 FADH 4। क्लियर हो गया? तो अब इसका टोटल ऑक्सीडेटिव टोटल कितने हमें मिले? 34। 2 का किराया लग गया, तो नेट कितने? 32 ATP, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सबस्ट्रेट लेवल पे टोटल 6 मिलने चाहिए थे, लेकिन 2 यूज हो गए, नेट कितने मिले? 2। तो 32 जमा 4, टोटल हमें कितने मिले? 36। मिलने 40 चाहिए थे, 4 रास्ते में निकल। और ये लिखा हुआ क्रेब्स साइकिल में टोटल ATP कितने बने? इसका भी तो याद रखना है ना, 24। 18 जमा 4 जमा 2, 24। पायरुविक एसिड में कितने मिले? 6। मतलब दोनों मिला के बात हो रही। ग्लाइकोलिसिस में कितने मिलने चाहिए थे? 10, लेकिन नेट कितने बने? 6 हैं। इसको लिखो, इस लाइन को लिखो कहीं, आपने फिर भूल जाना है। उर्दू में लिखो, इंग्लिश में, पंजाबी, फारसी, जिसमें मर्जी लिखो, लिखो इसको। मैं आपको इंग्लिश में लिखवा देता हूं, आगे इसकी ट्रांसलेशन कर लेना कोई जैसे मर्जी। इफ द वर्ड नेट और टोटल is written in the statement of MCQ. If the word net or total is written in the statement of MCQ, then we will include the ATPs of both substrate level and oxidative level phosphorylation. We will include the word of substrate level and oxidative phosphorylation. और अगली लाइन लिखो, if the word net or total is not used, then we will consider only substrate level phosphorylation. अब क्लियर हुई, सेंस बनी मैं क्या बताना चाह रहा हूं? अब स्टेटमेंट पढ़ो दोबारा। वर्ड क्या यूज हो रहा है? आ गया, तो यही समझ लो क्या यूज, क्या समझना है? दोनों शामिल करने। जब दोनों शामिल करने और नेट का पूछा तो कितने निकलेंगे? 6 निकलेंगे।
थैंक यू।